तो हमने बच्चों मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पढ़ लिया था और हमको सीखना था कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे तो ऑथर ने एक ही ग्राफ में दोनों बनाए हुए हैं, बट आई वुड लाइक कि हम दो अलग अलग ग्राफ बना लें तो इट वुड बी मच बेटर टू अंडरस्टैंड। रेडी एवरीबडी? चलिए बच्चों, तो आई होप सो सबके पास स्केल और पेंसिल जैसी डिवाइसेस होंगी। वेरी गुड। कुछ लोगों के लिए बहुत महंगी चीजें हैं, जनरली अवेलेबल होती नहीं है इस दुनिया में। चलिए, तैयार है सब बच्चों, सब लोग? ध्यान दीजिएगा, हाउ एम आई ड्राइंग दिस। आपको बच्चों दो ग्राफ बनाने हैं। एक बनेगा टोटल यूटिलिटी का और एक बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज क्योंकि नेगेटिव में भी थी, तो सो कॉल्ड आप उसको कुछ इस तरह से बनाएंगे, दैट इज टू से यू विल बी हैविंग y डैश एज वेल। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? सो एट द टॉप वील मार्क दिस एज y, दिस इज ओरिजिन, दिस इज y डैश, अगेन इट इज y, ओरिजिन x एंड x। जो नीचे वाला ग्राफ बनेगा बच्चों ये टोटल यूटिलिटी का होगा और जो ऊपर वाला बनेगा वो मार्जिनल यूटिलिटी का होगा। यू नीड टू आंसर मी द रीडिंग्स जो हमने लास्ट लेक्चर में लिखी थी। यूनिट्स दैट इज क्वांटिटी, फिर हम एमयू की वैल्यूज लेंगे और फिर टीयू की। करेक्ट? तो यूनिट्स में बच्चों इट वाज 1, 1 के बाद इट वाज 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी था क्या? बस 6 तक था। चलिए, तो आप मेरे को बताएंगे सबसे पहले टीयू की वैल्यू क्या थी बच्चों? 10, और एमयू भी कितना था? 10। फिर ये 8 था और ये 18 हो गया चलन। देन इट वाज 6 एंड दिस इज 24। देन दिस वाज 4 एंड दिस इज 28। और उसके बाद ये था 0 और ये भी 28, और फिर उल्टी आने लग गई थी हमको, और ये भी 26। ये समझना क्या? आई होप सो ग्राफ सबको बनाना आता है, कोई भी सो कॉल्ड चाइना से नहीं पढ़ के आया है। तो आप ग्राफ बनाएंगे कैसे? मैं पहला और आखिरी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं और अगले 2 साल तक ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। एक्स एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर का गैप, वाई एक्सेस पे एमयू के लिए जगह कम है तो थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं, बट आपके पास क्योंकि कॉपी पे मार्जिन बहुत ज्यादा है तो आप 1 सेंटीमीटर का गैप वहां पे भी ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? हम एमयू की जो रीडिंग्स प्लॉट करेंगे वो सो कॉल्ड 2 के मल्टीपल्स में प्लॉट करेंगे। 2, देन 4, 6, 8 एंड 10। और माइनस में था तो ये -2 एंड -4। टीयू की रीडिंग्स को प्लॉट कर लेते हैं बच्चों 4 के मल्टीपल्स में। इट इज 4, देन 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, देन 20, देन 24, देन 28। एंड देयर आफ्टर एक्स एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर के गैप पे यूनिट्स प्लॉट करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8। Here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गुड आफ्टरनून करना तो 2 मिनट पहले करिए प्लीज। चलिए क्विकली डू इट चिल्ड्रन, क्विकली। चलिए बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स में 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28। इट इज -2 एंड -4, 2, 4, 6, 8 एंड 10। आई होप सो सबको 10 नजर आ रहा होगा इन केस ऑफ एमयू ऊपर वाले बच्चों। यहाँ पे प्लॉट हुआ है और यहाँ पे 28 प्लॉट हुआ है। झटपट प्लॉट करें फिर मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात बहुत ध्यान में रखनी है, ये जो आपकी एक्सेस है चल रही, ये सो कॉल्ड इन लाइन होनी चाहिए, नहीं तो ग्राफ का रिलेशनशिप गड़बड़ा जाएगा। समझे व्हाट आई मीन टू से? ये चल रहा, ये ब्लू शेड, अंडरस्टूड दिस? ये इन लाइन होना चाहिए, नहीं तो ग्राफ गड़बड़ा जाएगा। बी क्विक।
लेट्स स्टार्ट विद द प्लॉटिंग चिल्ड्रन। टीयू प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सो कॉल्ड 1 यूनिट पे टीयू इज 10, तो 8 और 12 के सेंटर में प्लॉट होगा। 2 पे इट इज 18, तो 16 और 20 के सेंटर पे। 3 पे इट इज 24, एग्जैक्ट प्लॉट हो जाएगा। 4 पे इट इज 28 चिल्ड्रन, एंड 5 पे भी इट इज 28, एंड 6 पे कितना इट इज 26। आई होप सो सबको ग्राफ प्लॉट करना तो आता होगा। चलिए, अगर आप ओरिजिन से इसको नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड कैसे हमने टोटल यूटिलिटी बनाया बच्चों? बना लीजिए झटपट फास्ट। अब प्लॉट करते हैं एमयू। सो 1 पे जो एमयू था चिल्ड्रन, इट इज 10। 2 पे इट इज 8। 3 पे इट इज 6 चिल्ड्रन। 4 पे इट इज 4। 5 पे इट इज 0, एंड 6 पे कितना है बच्चों? -2। वेरी गुड। चलिए, लेट्स पुट दिस। इज इट वेल विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? सबको एमयू नजर आ गया? एमयू नजर आ गया भाई? सो वी कॉल दिस एज MUX एंड दिस एज TUX। एक्स का मतलब है कमोडिटी एक्स। अब ध्यान से बात सुनने वाली है। आपको बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और परपेंडिकुलर एग्जैक्टली यहां पे ड्रॉप होगा। ध्यान से देखिएगा, एग्जैक्टली यहां पे ड्रॉप हो रहा है चलो। वेयर आर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, व्हाट इज योर MU चिल्ड्रन? इट इज 0। और जब आपकी टोटल यूटिलिटी नीचे की तरफ आ रही है बच्चों, तो आपको MU में क्या बिहेवियर नजर आ रहा है? इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। और जब तक आपका टोटल यूटिलिटी बच्चों लगातार बढ़ रहा था, आपका MU आपको नजर आ रहा होगा दैट इट वाज ऑल टुगेदर वाज अ पॉजिटिव वैल्यू। यस और नो चिल्ड्रन? तो जो रिलेशनशिप हमने न्यूमेरिकली लिखा था वो यहाँ पे प्रूव भी हो गया। जब जब आपका TU बढ़ेगा, MU विल बी पॉजिटिव। TU जब मैक्सिमम पे हो गया, लास्ट लेक्चर पे प्रज्ञा जी ने पूछा भी था कि ये भी 28 है, ये भी 28 है, तो इसको मैक्सिमम बोल रहे तो इसको क्यों नहीं? क्योंकि इनकी असल में एक मौसी की बेटियों से लड़ाई चल रही है। उनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ बर्थ एकदम सेम है। वो इनको दीदी नहीं बोलती है, उनको दीदी नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती भाई? दोनों की उम्र जब सेम है तो दीदी किस बात की? समझ में आ गया? बट ये कह रही है कि सर हम सवेरे 4:30 बजे पैदा हुए थे, हमने नाश्ता भी किया था, दिन का खाना भी खाया था, और मौसी जी की बेटी शाम को 4:30 बजे पैदा हुई है, तो टेक्निकली तो हम उसकी दीदी लगे ही लगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछ दिया था। बट यहाँ पे आपको साफ साफ ये बात नजर आ जाएगी, MU 0 कहाँ पे हो रहा है बच्चों? दूसरे वाले 28 पे कि पहले वाले 28 पे? दूसरे वाले 28 पे। समझ में आ गया? तो दैट्स वाई हम इसे मैक्सिमम का दर्जा देंगे, ना कि इसे। तो बस मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा फर्क यही होता है बच्चों। मैथमेटिक्स मेनी अ टाइम्स अजम्पशंस पे चल जाती है। बोलते थे ना, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते थे। एंड में पता लगता था बच्चे की एज 25 साल, पिताजी तो पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। या कुछ बच्चे तो पिताजी को पिछले जन्म में ले जाते थे। सर -38 ईयर एज आ रही है, अभी पिताजी पिछले जन्म में चल रहे हैं, बच्चा का पुनर्जन्म हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, मतलब ऐसे तो आंसर आपने निकाले होंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 28 और यहाँ पे भी 28, तो मैथमेटिकली दोनों सेम है, बट आप इसे मैक्सिमम बोलेंगे, इसे मैक्सिमम नहीं बोलेंगे। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? चलिए, तो जब तक आपका TU बढ़ेगा, MU विल रिमेन पॉजिटिव। TU जब मैक्सिमम होगा, MU विल बी 0, और जब ये गिरेगा सर, ये दलिद्र हो जाएगा एकदम। इज दैट अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए, तो ये आपने एक बार पढ़ लिया है। CBSE वाले बच्चे अभी इसको 2 बार और पढ़ेंगे, और ISC वाले अब सीधे इसको 2 बार क्लास 12th में पढ़ेंगे। झटपट लिख लीजिए बच्चों। तो जब आप खाना खाते हैं, सबसे पहले ऐसे लगता है आपको, फिर ऐसे लगता है, फिर ऐसे लगता है, फिर ऐसे लगता है, फिर आप बोलते हैं क्या वही दाल चावल, कुछ है ही नहीं अच्छा घर में खाने को।
फिर जब मम्मी ने 2 चप्पल मारी और उल्टी आई तो आप ऐसे हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर डॉक्टर के पास जाए और बोले डॉक्टर साहब इन्हें वॉमिट आ रही है, तो गंदा लगता है, बोलते ऐसे के डॉक्टर साहब ये यहाँ पे है सर, डॉक्टर साहब ये यहाँ पे है। पहले इनकी तबीयत ठीक थी, गॉट इट क्लियर, अब ये यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, तो अब डॉक्टर साहब यहाँ आ चुके हैं। गॉट इट? चलिए झटपट लिख लें बच्चों इसको। एग्जाम में बच्चों आपको मैक्सिमम, अब आईएससी में भी और सीबीएसई में भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर का आता है। पहले आईएससी में 10-12 नंबर का क्वेश्चन पूछते थे, 1-2 बच्चों का हाथ टूट गया आंसर लिखते लिखते, और बच्चों ने आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में, धारा 307 के तहत टीचर के ऊपर केस कर दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का। इतना बड़ा आंसर देके हमारा हाथ तोड़वाया जा रहा है, मर्डर करवाया जा रहा है हमारा। तो फिर क्वेश्चन थोड़े छोटे, मजाक कर रहा हूँ, पेपर को और अप्लाइड बनाया जा रहा है। तो आईएससी और सीबीएसई के पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अब सेम नजर आते हैं, फर्क सिर्फ इतना, आईएससी 27 क्वेश्चन को 34 करके पूछता है और सीबीएसई 34 को 34 करके पूछता है। वो आईएससी वाले थोड़ा डर कम डले बच्चों में, 27 एबीसी, 21 एबीसी, 22 एबीसी, समझ में आ गया? सीबीएसई वाले कह रहे हैं हमारे चुलबुल पांडे हैं, तो वो पूरा 31, 32, 33, 34 तक चलता है। तो आईएससी में जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो एक पार्ट 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 3 नंबर का पूछ लेंगे, या एक 6 और एक 4 का पूछ लेंगे। कभी कभी दलदर 6-3-1 का भी कर देते हैं, बट ऐसा कम होता है। सीबीएसई में 3, 4, 6 और एमसीक्यू 1 नंबर वाले, ये आपको पता है, मैंने पहले बताया था। 80 में से 20 नंबर का तो एमसीक्यू आएगा। तो अब आपको ये क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स में आता है तो आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? ये 6 मार्क्स में, विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। तो क्या लिखेंगे? फॉर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल रेफर दिस वीडियो ऑफ सौरभ सर। बहुत बढ़िया आपको मिल जाएगा, हम भी यही पढ़े हैं। तो आपको सबसे पहले यूटिलिटी की मीनिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग लिखिए। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये क्या होता है सर? कहने का मतलब आपको कमोडिटी और उसकी क्वांटिटी से मतलब है, जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा बस, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। ये होता क्या, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट? फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत बार आपने सुना होगा, सर हम जानते हैं स्टैचू, अब तुम कांस्टेंट रहोगे, अब हम बोल रहे हैं सुनो हमारी बात, ये नहीं होता है। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मैं एक प्रैक्टिकल मीनिंग देता हूं। जब मैं आपको एज अ टीचर पढ़ा रहा हूं लेटर से इकोनॉमिक्स, मेरे से कुल 2 बातों से मतलब है। जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूं आपका, वो आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। सिलेबस और आप, मेरे लिए 2 ही लोग इंपॉर्टेंट हैं। कौन? सिलेबस और आप। आपने दिन में खाना खाया कि नहीं खाया, आप सीढ़ी से गिरे या कैसे गिर गए, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं कि आज सर थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं, समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड मेरे से इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली जब आप स्कूल जाते हैं, आपका कंसेंट, आपका सो कॉल्ड इंट्यूशन सिर्फ इतना बोलता है कि भाई टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। टीचर घर में लड़के तो नहीं आई है, आया है, सर को पता नहीं नाश्ता मिला है कि नहीं मिला है, इनकी गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल था कि नहीं था, समझ में आ गया, रास्ते में कोई गड्ढा मिला कि नहीं मिला, क्या ये सब चीजें आप सोचते हैं? यही होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसको साइड में रखो। वो कहावत है ना अंग्रेजी में, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो आपको जिन चीजों को इग्नोर करना पड़ता है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, उन्हीं चीजों के लिए फ्रेज बना हुआ है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। किसी शादी में जयमाल चल रही थी, आप घपड़ 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 MUX बराबर PX ये पढ़े थे, ये जल्दी खाओ पापा 1100 दिए जल्दी खाओ, 3 किलो मेरा सेब हो चुका, 1 किलो और ढकेलना है अभी। मम्मी कह रहे बेटा अरे छोड़िए जयमाल खाइए पहले। तो जयमाल क्या हुआ? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। पहली बार शायद आपको इसका मतलब समझ में आया होगा, समझ में आ गया? क्योंकि मेरी भी ऐसी आदत रहती थी एज अ स्टूडेंट, टीचर को खोद खोद के पूछने की, और हमारे टीचर का एक ही आंसर होता था, ठाकुर थे असल में वो, हम कोई क्वेश्चन पूछे एक आंसर था, गेट आउट ऑफ द क्लास। मैं पूछूं सर अदर थिंग्स रिमेनिंग, पता था मेरे को, ऐसे पूछ रहा था मैं, सर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या करें, गेट आउट ऑफ द क्लास। तो भाई ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप जब क्लास अटेंड करने आए, मैंने आपसे पूछा बेटा खाना खा के आए हो कि नहीं, बेटा मम्मी ने सुबह नाश्ते में बढ़िया बनाया था सब, कल रात को पापा को डिनर ठीक मिल गया था, मम्मी ने करवा चौथ कितनी बार रखा पापा के लिए, अच्छा पापा मम्मी संडे घूमने जाते तुमको लेके जाते कि नहीं जाते? एम आई कंसर्न्ड विद न्यूसेंस? एब्सोल्युटली नॉट। क्या आप मेरे से पूछेंगे सर खाना बढ़िया खा के आए ना सर, सर बढ़िया आज पढ़ाएंगे ना सर, आपकी टी शर्ट बहुत बढ़िया लग रही है, बट लग रही सर ये कहीं खरीदी हुई है, ये गिफ्ट में मिली थी सर आपको? क्या इन सब बातों से कोई मतलब है? ये बकवास है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी वही है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट as we consume more and more and more and more units of a commodity, the satisfaction derived from every successive unit, मतलब next unit goes on diminishing, full stop। उसके बाद आप TU और MU की 2 कौड़ी की डेफिनेशन लिख देंगे, फिर आप ये फुल्की के बगैर चार्ट का पत्ता तैयार कर देंगे, इस तरह से आप बना देंगे, फिर आप बनाएंगे ये ग्राफ,
बस सर इतना लिखना है, ये तो आधा है भाई, अब इंटरवल के बाद की स्टोरी। इन द अबव फिगर्स x axis represents quantities and y axis represents mu and tu respectively, क्योंकि हमने दो अलग अलग ग्राफ बनाए हैं। when first unit of a commodity was consumed, tu and mu happen to be same, that is at 10 utils. Further, on consuming 2 units of a commodity, mu reduces to 8 and tu is 18. पूरा आप समझा के लिख देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? परेशान मत होइएगा, हैंड रिटन नोट्स में आपको दूंगा, जो मेरा अपना डिक्टेशन है उसमें बातें लिखी हुई हैं, तो पूरा सब कुछ जब आप लिख देंगे उसके बाद एक कंक्लूजन लिखना पड़ेगा आपको। Hence it is observed that when Tu rises, mu is positive. When Tu is at its maximum, mu is 0 का भाई 0, 0 का भाई 0. And thereafter when Tu starts diminishing, mu becomes negative. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सबको ये बात समझ में आ गई? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? लिख लीजिए झटपट फास्ट। आखिरी लाइन लिखेंगे, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट टीयू इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन बट एमयू डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन। इतना पूरा 2 पेज का आंसर जब लिख के आएंगे, 2 पेज का मतलब लगभग 50 से 52 लाइन, एक लाइन में 6 से 8 वर्ड, 400 वर्ड का आंसर लिखेंगे तो 6 नंबर मिलेगा। खोपड़े में बात गई? वो 10th क्लास वाला चूरन और लॉलीपॉप भूल जाइए। वैसे आईएससी वाले बच्चों को आदत होती है, क्योंकि मैं खुद आईएससी स्टूडेंट रह चुका हूं, तो आई रिमेंबर वहां पे बहुत पढ़ाया जाता है। सीबीएसई वाले तो बेचारे 10वीं तक, बुरा मत मानिएगा, लॉलीपॉप चूसते हैं बस, थोड़ी गणित औकात वाली होती है, बाकी सिर्फ लॉलीपॉप चूसे हैं। 2 लाइन से ऊपर लिख लें तो इनके हाथ की बैंड बच जाती है। तो इसलिए जरा अब लिखना झहुआ भर है। कितना लिखना है? जितना शादी में लड़कों को दहेज चाहिए उतना सो कॉल्ड लिख के आएंगे तो मिलेगा। सर लड़कियों के लिए जितना ज्यादा आंसर लिखेंगी, सास की किटकिट उतनी कम सुननी पड़ेगी। चॉइस इज योर्स। बाद में मेरे को मत बोलिएगा सर बड़ी कंटाइन सास मिल गई है, मेरा एक ही जवाब होगा, बेटा आंसर नहीं लिखे थे ना, और अब झेलो। ओके चलिए, लिख दिया सबने? ग्राफ बना लिया? बाकी जो लोग भाई क्लास में लेट है उनकी मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। चलें आगे, चलें आगे, चलिए चलिए, लेट्स कंटिन्यू। TUMU समझ गए आप लोग बच्चों? चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे वो नहीं है जो आप बोल रहे थे, सो कॉल्ड आगे की बातें। अरे लिखी है भाई, रिलेशनशिप लिखा है कि नहीं? MU पॉजिटिव कब होता है? जब TU बढ़ता है। TU मैक्सिमम होगा तो MU क्या होगा? 0, और TU दलितर हो जाएगा तो MU नेगेटिव। कभी कभी आपसे 3 मार्क्स में रिलेशनशिप भी पूछ लेंगे, तो वहां पे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। 4 मार्क्स में रिलेशनशिप अगर पूछेंगे तो ग्राफ बनाने की जरूरत है। ये जो बातें मैं बोलता हूं इनको कृपया करके आप लिख लें, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आपको बातें याद रहेंगी। वैसे जब आप टेस्ट देंगे गड़बड़ करेंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? अब एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेंगे, विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको बच्चों साथ में लिखने पड़ेंगे कुछ assumptions. What are these assumptions? अभी जब हम यूटिलिटी का एनालिसिस पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर वाले 2nd चैप्टर में, तो आपको ये पढ़ाया जाएगा। आईएससी स्टूडेंट्स इसको क्लास 12th में ही पढ़ेंगे सीधे। ओके चलिए, अगला बेसिक टर्म आपके सामने आ रहा है बच्चों, वैल्यू एंड प्राइस। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, एक बहुत बढ़िया कहावत है मेरे पास, इसको आप लिख लीजिए। एन accountant knows the price of everything but the value of nothing। तो जो अकाउंटेंट होता है ना भाई, उसको हर चीज की प्राइस से मतलब होता है, वैल्यू से मतलब नहीं होता। अब सर दोनों में फर्क क्या है? आपके सामने बच्चों टेबल पे पड़ा हुआ है व्हाट इज कॉल्ड एज 1 kg गोल्ड। क्या पड़ा हुआ है बच्चों? 1 kg गोल्ड और 2 लीटर वाटर। क्या हो गया मेरे डिजिटाइजर को भाई? ये चल नहीं रहा, यहाँ तो चल रहा है। चलिए, 1 kg गोल्ड चिल्ड्रन एंड 2 लीटर्स वाटर। और आपको बहुत गजब की प्यास लगी हुई है, बहुत भयंकर प्यास लगी है। क्या करेंगे? नदी में कूद जाएंगे? नो। तो अगर आपको बहुत भयंकर प्यास लगी और प्यास इतनी ज्यादा है कि पानी नहीं पिएंगे, तो 13 दिन बाद हलवा पूड़ी भी घर में बढ़ सकता है।
1 kg gold is available at rupees 1000. 2 liter water is available at rupees 2000. किसका प्राइस ज्यादा है? बराबर कहां से होगा भाई? 1 किलो गोल्ड 1000 का है और 2 लीटर वाटर 2000 है, तो किसका प्राइस ज्यादा है? तो 1 लीटर एक गोल्ड के बराबर 1 किलो के बराबर थोड़ा होता है प्रैक्टिकली। हाँ, तो बस आपके सामने वैल्यू किसकी ज्यादा नजर आ रहा है, सॉरी प्राइस किसका ज्यादा नजर आ रहा है? व्हाट? वाटर। चलिए गोल्ड की प्राइस बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि 1 केजी गोल्ड जो है इट इज रुपीज 74 लैक्स। 74 लैक्स। अगर आपके घर में 1 किलो गोल्ड हो और रखने की जगह ना हो और रख रहा है, चोरी हो सकता है, आप मेरे यहाँ लाके रखवा सकते हैं। तो 1 किलो गोल्ड है 74 लाख का और 2 लीटर वाटर है 2000 का। समझ में आ गया? आपको चूज करना है दोनों में से कोई एक चीज, ताकि मरे ना, जिंदा रहे। क्या चूज करेंगे आप? मैं तो होता तो गोल्ड चूज कर लेता। कोई बात नहीं, पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर पानी पी लेंगे। तो बच्चों प्राइस किसका कम नजर आ रहा है आपको? वाटर का। वेरी गुड। और किसका प्राइस आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है? गोल्ड का। बट इस समय वैल्यू किसकी ज्यादा है? वाटर की। और किसकी वैल्यू आपके लिए एकदम कम है? सिंपल एज दैट। आपने को स्टोरी सुनी होगी शेक्सपियर की, किंग लियर थी या कोई और प्ले था, वो जिसको भी छूता था मिडास टच, वो गोल्ड। किंग लियर था कि कोई और थी? अच्छा, कोई दूसरी थी, चलो मैं भूल जाऊंगा। तो वहां पे उसने भगवान से मांगा कि मैं जिस भी चीज को छू इट शुड टर्न आउट ऑफ गोल्ड। वो जिसको भी छूता था गोल्ड, खाना भी छुएगा तो गोल्ड। बेवकूफ था, सीधे मुंह खोल लेता और सामने वाला बोलता खाना में मुंह डाल दो। इज दैट क्लियर? लास्ट में उसने अपनी बेटियों को छुआ और वो भी टर्न आउट ऑफ गोल्ड। इज दैट क्लियर? इसीलिए कहता हूं मोह माया में कुछ नहीं रखा, सब त्याग दीजिए, मेरे पास त्याग दीजिए सब कुछ लाकर। खैर समझ में आ गई बच्चों बात? तो प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है ये लिख लिया सबने? चलिए, सो कंटेंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। सो जब हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस इज नथिंग चिल्ड्रन बट द मनी वैल्यू विच इज टू बी एक्सचेंज्ड फॉर गेटिंग एनी कमोडिटी और सर्विस। वेंट टू मैकडोनल्ड्स, 45 रुपीज आपने खर्च किए फॉर एग्जाम्पल, और आपने एक बर्गर खरीद लिया। वेंट टू रिलायंस डिजिटल, 2000 रुपए खर्च किए, आपने एक डिजिटल डिवाइस खरीद ली। तो दिस इज कॉल्ड एज द मॉनेटरी वैल्यू जो आपने एक्सचेंज में पे की है। बट हो सकता है वो 2000 वाली चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो, मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंस ना रखती हो। तो फॉर यू इट इज अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट बट फॉर मी इट इज वेरी लो वैल्यू। तो यहां पे प्लीज लिख लीजिए प्राइस के लिए जो मैंने शब्द लिखा है, आप भी लिख लें। प्राइस के लिए लिख लीजिए बच्चों, कंटेंट जहां पे लिखा है वहीं पे लिख सकते हैं आप। और जिनके पास शीट अभी नहीं है वो दाएं बाएं कॉपी में कहीं लिख लें। प्राइस इज द मनी वैल्यू दैट इज पेड फॉर exchange of price is the money value that is paid for exchange of a commodity or service, that is paid for a commodity or service। लिख दिया सबने? कोई क्वेरी चलन? understood this? Price is the money value that is paid in exchange for any commodity or service। तो मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, एक्सपेक्टेड था 98%, बट पता नहीं किसी मनूस ने 7.5 लगा दी और आपका परसेंटेज कितना हो गया? 97.75। आपने भगवान से एक्सचेंज ऑफर किया हुआ था कि 98% आएगा तो 1 किलो काजू की बर्फी चढ़ाऊंगी। 97.75 आया, आपका मन खराब हो गया, आपने कहा हमसे 250 ग्राम लड्डू चढ़ाएंगे बस। तो सो कॉल्ड अब काजू की बर्फी मिलती 1200 रुपए किलो, लड्डू मिला 400 रुपए किलो। तो 400 रुपए और 1200 रुपए इज व्हाट चिल्ड्रन? प्राइस बेसिकली। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो सर ये वैल्यू क्या होता है? वैल्यू के दो सो कॉल्ड वेरिएंट्स हैं चिल्ड्रन। पहला है वैल्यू इन यूज और दूसरा है वैल्यू इन एक्सचेंज। तो वैल्यू इन यूज होता क्या है बेसिकली? वैल्यू इन यूज इज द सेटिस्फैक्शन वैल्यू। आई रिपीट, इट इज द सेटिस्फैक्शन वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि आपने एक ईयरफोन खरीदा, अ पेयर ऑफ ईयरफोन, और ये ईयरफोन है 2000 रुपए का। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? और एप्पल के भी ईयरफोन्स आते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? आईपॉड्स।
मम्मी ने आईपैड खरीदा, आपने आईपॉड खरीदा, पापा कह रहे हैं आईपेड। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए आईपॉड जो थे देवर ऑफ हाउ मच, 9,000। इतना तो मेरे तो मैं सुना दूंगा ढेर सारा, आईपॉड खरीदने की क्या जरूरत है। बट आपने अपने दोस्त को बोला देख यार मैंने 9,000 रुपए तो नहीं खर्च किए तेरी तरह, क्योंकि मैं सौरभ सर का स्टूडेंट हूं, मैंने 2,000 खर्च किया, बट मेरे को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना वो एकदम 9,000 वाला मिल रहा है। इज दैट क्लियर? अभी एक धमाकेदार एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। तो खर्च किए आपने 2,000, बट सेटिस्फैक्शन कितने का मिल रहा है? 9,000। तो आपके ईयरफोन की जो प्राइस है वो 2,000 है, प्राइस है वो 2,000, बट वो आपको सेटिस्फैक्शन कितने का देते हैं? 9,000। 2,000 खर्च करके 9,000 का एडवांटेज लिया, मजा लिया आपने। तो सो कॉल्ड प्राइस इज ₹2,000, बट आपको सेटिस्फैक्शन कितना का मिला? 9,000 का। तो प्राइस 2,000 है एंड वैल्यू इन यूज इज 9,000। तो आपसे एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईयरफोन बॉट फॉर ₹2,000, but it gives a satisfaction of same iPods amounting to ₹9,000. Full stop. Which of the following represents value in use? ₹2,000, ₹9,000, ₹11,000 and ₹7,000. तो आपका जवाब क्या होगा? 9,000। समझे इस बात को? पक्का? चलिए अगले धमाके के लिए लोग तैयार हो जाएं। आई होप सो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड बाय ट्रेन चिल्ड्रन। कभी ट्रैवल किया ट्रेन से? वेरी गुड। एक होता है चिल्ड्रन 3 टियर एसी कंपार्टमेंट और एक होता है 2 टियर। बच्चे कहेंगे सर हम तो 3 टियर में ट्रैवल करेंगे, 2 पहिए पे ट्रेन चले कहीं गिर ना जाए। अरे टायर नहीं है, टियर है। तो टियर क्यों बोलते हैं? एक साइड पे 3 बर्थ, एक साइड पे 3 बर्थ, तो इट इज 3 टियर। सिर्फ 2 ही बर्थ होती है तो 2 टियर। आपने इलाहाबाद टू न्यू दिल्ली का लेटेस्ट से 1105 रुपए का टिकट बुक कराया था और एक ऑप्शन क्लिक किया था कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, सर ये क्या होता है? अगर रेलवे के पास 2 टियर कोच में सीट खाली है और आप ट्रैवल कर रहे हैं एक टिकट पे, और मान लीजिए आपके टिकट पे 4 लोग हैं, आप, पापा, मम्मी और कोई नहीं बचा तो मेरे को सामान ढोने के लिए साथ में, और 4 सीट एसी 2 टियर में खाली है, तो रेलवे वाले क्या करेंगे? इसी पैसे में आपको कहां ट्रैवल करवा देंगे? 2 टियर में। तो आपने तो पैसा 3 टियर का दिया, तो प्राइस फॉर द टिकट दैट यू हैव पेड चिल्ड्रन इज ₹1,105, बट वैल्यू इन यूज जो आपको मिला वो 1,645 रुपए की 2 टियर की टिकट के बराबर मिला। तो प्राइस इज 1,105 बट वैल्यू इन यूज इज 1,645। समझे इस बात को? पक्का? कंफर्म? एक और एग्जांपल सुन लीजिए, ये भी धमाकेदार है। एक बार मैं गया पीवीआर सिनेमास, मूवी लगी थी आर्टिकल 370, टिकट था 112 रुपए का और रिक्लाइनर का टिकट था 350 रुपए का। आगे आप समझ चुके होंगे क्या हुआ होगा। तो मैंने टिकट तो ये वाला खरीदा। कौन सा वाला खरीदा? सर आप 112 वाले से ऊपर खरीदेंगे ही नहीं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइस। और रिक्लाइनर खाली पड़ा हुआ था। मैंने अपने घर वालों से कहा चलो इसी बैठ जाए। घर वाले एकदम वही हैं, नियम के पक्के, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब मैं ठहरा इकोनॉमिक्स का टीचर, अकाउंट्स का टीचर, कॉमर्स का, ना करता ये हरकत तो इकोनॉमिक्स बुरा मान जाती। तो मैंने रिक्लाइनर यूटिलाइज कर लिया। तो मेरी वैल्यू इन यूज कितनी थी? 350, बट प्राइस कितनी थी? 112। समझ गए? तो दलिद्रापे को ही प्राइस और वैल्यू इन यूज का डिफरेंस बोलते हैं। कुछ लोग छोले भटूरे खाने जाते हैं बाजार में और इतने चतुर होंगे, इतने चतुर होंगे, एक भटूरा पूरा खा गए हैं, अब एक बचा हुआ है, थोड़ा छोला और ले आओ, थोड़ा प्याज और ले आओ, फिर थोड़ा छोला और ले आओ, फिर प्याज और ले आओ। वो छोला इतना खा लेंगे कि रात में घर में डिनर की जरूरत ना पड़े। तो दे पेड फॉर छोला भटूरा 120 रुपए, बट खाए 350 का। जैसे पड़ोस वाली आंटी ने शाम को चाय पे बुलाया, दादी माँ ने मम्मी से पूछा बहू रात के डिनर में क्या बनना है? अरे डिनर, चाय पे बुलाया तो है, तो डिनर में क्या बनना है? अब दादी माँ थी साइंस वाली और मम्मी यहाँ भी कॉमर्स वाली, इकोनॉमिक्स वाली, एकदम मेरी तरह, कह रही चाय पे ही इतना सैंडविच और पकौड़ा खा लिया जाएगा कि रात में खाने के लिए कोई टेंशन हो ही ना। अंडरस्टैंडिंग? तो किसी दिन मम्मी की जब किट्टी पार्टी होती है, मम्मी शाम को इतना खा लेती है वहां पे, और अगर थोड़ी करीब वालों के यहाँ तो पैक होके घर पे भी आ जाता है। तो पापा मम्मी से पूछेंगे कहाँ चली आज, तो मम्मी बोलेंगी प्राइस को वैल्यू इन यूज में कन्वर्ट करने के लिए। अंडरस्टूड द मीनिंग और नॉट चिल्ड्रन? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? चला जाए आगे। चलिए सेकंड फिनोमेना वी हैव व्हाट चिल्ड्रन? वैल्यू इन एक्सचेंज। अब ये क्या होता है सर? इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं, तो आपको बातें कायदे से समझ में आ जाएंगी। ध्यान दीजिएगा।
Let us say I have a towel and you have an handkerchief. Handkerchief जानते हैं? हाँ, रुमाल रुमाल। मान लीजिए मेरे टाल की कीमत है 950 रुपए और आपका हैंकी है 2 लाख रुपए का। ये इतना महंगा हैंकी सर? ऑटो क्लोरोफॉर्म हैंकी है ये, इसमें इनबिल्ट क्लोरोफॉर्म है। किसी को भी सुंघा दीजिए, सो कॉल्ड बेहोश, और 6 दिन तक उठेगा नहीं, और क्लोरोफॉर्म की वैलिडिटी 25 साल है। इज दैट क्लियर? तो ये 2 लाख रुपए का है, समझ गए? अब आपने कहा कि सर हमने तो बिजनेस बंद कर दिया लोगों को किडनैप करने का, हमने इस हैंकी को अपने दोस्त से एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि गर्मी बहुत है, तौलिया लपेट के मुंह पे चलेंगे, कहीं पता लग कोई कंटाप अंटाप मार दे तो गाल लाल हो जाए, 5 फिंगर टैटू छप जाए। आपने अपने दोस्त से 950 रुपए का टाल लिया और उसको बदले में क्या दे दिया? हैंकरचिफ। और आपके दोस्त के पास क्या चला गया बच्चों? हैंकरचिफ। तो आपके लिए टाल की कीमत कितनी हो गई चिल्ड्रन? 2 लाख। और आपके दोस्त के लिए हैंकरचिफ की कीमत कितनी हो गई? 950 रुपीज। ये बात समझ में आई? ऐसे समझ लीजिए कि आई वॉज ट्रेवलिंग इन AC 3-tier कंपार्टमेंट एंड यू वर ट्रेवलिंग इन AC 2-tier कंपार्टमेंट। आपका टिकट था 2200 रुपए का और मेरा टिकट था 1200 रुपए का। आपने जैसे ही मेरे को रेलवे स्टेशन पे देखा, आपको शर्म आ गई, हाय राम, हमारे सर 3 tier से ट्रेवल करेंगे, तो आपने अपना 2 tier का टिकट मेरे को दे दिया। सर भाग जाएंगे देख के। और 3 tier का टिकट आपने जबरदस्ती मेरे से ले लिया। तो आपको 3 tier का ट्रैवल कितने रुपए का पड़ गया बच्चों? 2200। और मेरे को 2 tier का ट्रैवल कितने का पड़ा? सिर्फ 1200 रुपए का। नहीं समझे? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट? नहीं समझे? पक्का? तो ये होता है वैल्यू इन एक्सचेंज बेसिकली। आपके घर रिश्तेदार आए, दादी माँ की तबीयत खराब थी, 2 किलो मैंगो लेके चले हैं। कितना? 2 किलो मैंगो। अब 2 kg मैंगो में कितने पीसेस चढ़े? मान लीजिए 8 पीसेस। 200 रुपए किलो के हिसाब से था कितने का? 400 रुपए का। आप भी अगेन मेरे स्टूडेंट थे, दलिद्रापा सवार था आपके ऊपर। आप मार्केट में गए और मैंगो वाले से कह रहे हैं मैंगो वापस ले लो, हम इसके बदले में 50 रुपए वाली 8 बॉटल टॉयलेट वाटर मतलब पेप्सी खरीद लेंगे। और ये जो पेप्सी है 8 बॉटल, ये कम से कम आप 40 लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिला सकते हैं। कितने लोगों को? 40। और ये 8 पीस आम कितने लोग खाते? मैक्सिमम 4 लोग। तो जो काम 4 लोग करते वो कितने कर रहे हैं? 40। इज दैट क्लियर? तो आपके लिए वैल्यू इन एक्सचेंज मैंगो के लिए क्या हो गई? पेप्सी हो गई। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो झटपट इसको लिख लें। तो वैल्यू इन एक्सचेंज मींस परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स। तो फिर से बताइए बच्चों, आपने कौन सा टिकट खरीदा था? 2 tier का। कितने रुपए का? 1500 रुपए का? 2200 रुपए का। और मेरे पास कौन सा टिकट था? 3 tier। कितने रुपए का? 1200। आपने अपना 2 tier का टिकट मेरे को दे दिया और मेरे से कौन सा ले लिया? 3 tier। तो आप 3 tier में ट्रैवल तो करेंगे, पर टिकट आपने 2 tier का कितने का लिया था? 2200। मैं 2 tier में ट्रैवल करूंगा, बट मैंने 3 tier का टिकट कितने का लिया था? 1200। तो मेरा 2 tier का ट्रैवल सस्ता हो गया और आपका 3 tier का ट्रैवल महंगा नहीं हो गया, इज्जतदार हो गया। कितना आशीर्वाद मिलेगा। इज दैट क्लियर? झटपट लिख ले फास्ट। चलो भाई, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। चलते हैं आगे। नहीं, ये कांग्रेस का हाथ और पंजा नहीं है, परेशान मत होइए। चलिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ वैल्यू। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, हाथ उठा सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी ऑनलाइन क्लास वाले भी, जिनको लगता है सोसाइटी में उनकी कोई वैल्यू है? मतलब मोहल्ले में सोसाइटी तो बहुत बड़ा। कुछ लोग पता है सोसाइटी क्या समझे थे? सर अपार्टमेंट में तो हम रहते नहीं, सोसाइटी कहाँ से आ गई? अरे सोसाइटी मतलब मोहल्ले में या दोस्तों के बीच में मान लीजिए, अच्छा घर ही मान लीजिए। घर में सर कोई वैल्यू नहीं है। पापा मम्मी तो ऐसा लगता है हमको जू से लेके आए हैं। गधा, घोड़ा, उल्लू, और पता नहीं कितने चेहरे उनको नजर आते हैं हमारे अंदर। तो इसलिए वो कभी जू जाते ही नहीं है, वो हम ही देख लेते हैं। तो आपको लगता है दैट यू पोजेस वैल्यू? किसको किसको लगता है भाई? भव्य जी, नित्या जी, वैल्यू पोजेस करते हैं लगता है? चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों को लगता है कि वैल्यू है। तो जिसको लगता है कि मेरी वैल्यू नहीं है, मैं आज आपको कुछ ऐसा पढ़ा दूंगा, कल से आपकी वैल्यू बन जाएगी। रेडी चिल्ड्रन? चलिए, सबसे पहला, आपकी सोसाइटी को, दुनिया को कोई जरूरत होनी चाहिए।
हाँ सर, हम ब्रेड ला के देते हैं पूरे मोहल्ले को। सर सब्जी लेके आते हैं। एक आंटी ने सर बोला था लोग 11 रखो, अंकल जी को निपटा दो। अब अंकल जी घर के बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। तो एनीथिंग विच पोजेसेस यूटिलिटी हैज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, पानी ड्रेन में भी नजर आता है, रिवर में भी नजर आता है, वेल में भी नजर आता है, और आरओ वाटर प्यूरिफायर फिल्टर के अंदर भी नजर आता है। बट कौन सा पानी ऐसा होगा जो आप अपने गेस्ट को अवश्य पिलाना चाहेंगे? अरे वाह, चलिए अब आपके घर आएंगे। बट क्या ड्रेन का वाटर अगर कोई 1 रुपए में पूरा 500 लीटर भर के दे दे, आप ले लेंगे? हाँ सर, भर के सर उसको डीओ की तरह इस्तेमाल करेंगे, लोगों को मुंह पे छिड़क देंगे। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी थोड़ी कम वैल्यू है, इसकी और कम है बट थोड़ी बहुत है। बट ड्रेन वाटर तो फ्री में मिलेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपकी वांट को बच्चों कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपके मोबाइल फोन में, या मान लीजिए पापा मम्मी का मोबाइल फोन जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें 50 लोग का फोन होगा, और हो सकता है मम्मी के मोबाइल में नानी माँ का भी फोन नंबर हो, मौसी का भी हो, बुआ का भी हो। सर लड़ाई ना लगवाइए एक तो घर में। अब मम्मी को बात करनी है कोई, तो ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो घर में मत दिखाइएगा। वो पहले बुआ को फोन मिलाएंगी, मौसी को फोन मिलाएंगी। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आपकी आवाजें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, मैं सुनाऊंगा मम्मी को आज। देखिए बच्चे ही घर में लड़ाई लगवा रहे हैं। खैर, क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको लगता है कि भाई मौसी जी के साथ शुरू से वो सो कॉल रही हैं, तो मौसी जी उनकी क्वेरी जल्दी रिजॉल्व कर देंगी। और बुआ तो एकदम सो कॉल्ड सीएसके की मेंबर है, चेन्नई सुपर किंग्स, मतलब पापा की टीम मेंबर है। इज दैट क्लियर? हमारे यहाँ उल्टा चलता है। हमारी समस्या होती है तो मौसी से बोलते हैं, उनकी समस्या होती है तो बुआ से बोलती है। खैर, ये बात समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? तो अगर आपको मोहल्ले में कोई बुलाने आए तो मम्मी दिखाएगी, ये देखो पहला पॉइंट हो गया, आई एम पोजेसिंग सम यूटिलिटी। कल से मेरे से तमीज से बात करना, समझना? मेरे को सुअर ना बोलना चाहे तो व्हाइट सुअर बोल देना। ओके। सेकेंड चिल्ड्रन, इट शुड हैव स्केर्सिटी। क्या ड्रेन वाली पानी की स्केर्सिटी हिंदुस्तान में है? नो, अमेरिका में है। वहां पे बच्चों को एक बार ड्रेन के ऊपर ऐसे लिखने आ गया, पूरी क्लास फेल हो गई। और हमारे यहाँ आ जाए तो बच्चा लिखता जरा कॉपी नहीं छोड़ रहा है। इज दैट क्लियर? तो क्या बच्चों ड्रेन की स्केर्सिटी इंडिया में है? नहीं, इसलिए कोई वैल्यू नहीं है। क्यों रेलवे स्टेशन पे या कैफेटेरिया में या कहीं पे भी 20 रुपए का मिनरल वाटर आपको खरीदना पड़ता है? बिकॉज इट इज स्कैर्स। इट इज स्कैर्स। कभी ऐसा हुआ गंगा जी नहाने गए, 2 डुबकी मारे, बैंक से मैसेज आ गया कि आपके खाते 100 रुपए कट गया है? नो। तो गंगा जी में डुबकी मारने में पैसा नहीं लगता, बट स्विमिंग पूल में डुबकी मारने में पैसा लगता है। व्हाई? बिकॉज स्विमिंग पूल इज अ scarce resource, but so called Ganga ji scarce nahi hai. Is that understood well? Third children, it should be transferable. ट्रांसफरेबल मतलब एक जने से दूसरे जने को जा सकता है। मेरा डिजिटल पेन है, मान लीजिए पूरा डिजिटल पेन, और जो मेरा सो कॉल्ड राइटिंग पैड है, ये 7,000 रुपए का मैंने खरीदा था, आज ये 2-3 हजार का होगा फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं किसी को ये बेचना चाहूं, वो मेरे से खरीद सकता है, बट पैसे वही देगा जिसको इसका कोई काम होगा। क्या आप पैसा देंगे मेरे को? सर हम तो इसके और मैगी रख के खा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमारे सर 5 रुपए से ऊपर की औकात नहीं है इसकी। तो 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी चिल्ड्रन? यूटिलिटी, स्केर्सिटी एंड ट्रांसमिलिटी। यूएसटी होगा, ऐड कर लीजिए अपनी लाइफ में, आप बन जाएंगे दुनिया के उस्ताद। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई मेरे से आपको कोई सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? अच्छा बोल दिया तो मैं आत्महत्या कर लेता जाके। तो आई एम गिविंग यू यूटिलिटी। और मेरे सर आप जैसा कोई है ये नहीं इस दुनिया में। भगवान ने एक खांचा बनाया था, हमने बहुत टीचर देखे सर, ऐसा नमूना पीस आज तक नहीं देखा। तो सो कॉल्ड दूसरा भगवान ने बनाया ही नहीं, ये गलत फहमी है। 2-3 अभी और हैं दुनिया में इस तरह के। व्हाट इट क्लियर? 3 पीस टोटल है दुनिया में। तो सो कॉल्ड लोग कहेंगे सब 3, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी। तो सो कॉल्ड वी आर स्केर्स। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सर यू आर ट्रांसफरेबल? नहीं, आई एम नॉट ट्रांसफरेबल। आई एम प्रॉपरली वेडेड, हैप्पी इन माई लाइफ। आई एम नॉट ट्रांसफरेबल, बट द सर्विस दैट आई एम गिविंग दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैं अगर अपनी एमकॉम की डिग्री आपको दे दूं, जो ले जाओ, और आपसे कहूं लाओ 2 लाख रुपए, 2 लाख, 2 लाख ना दे सर हम किसी को। 2 लाख की आप बात कर रहे हैं? कि मेरी एमकॉम की डिग्री आपको कोई फायदा देगी? बिल्कुल नहीं देगी, उसमें मेरा नाम है। क्या मेरा पासपोर्ट आपको कोई फायदा देगा? कुछ बच्चे कहेंगे सर झूठ ना बोलिए, आपको तो पासपोर्ट बना ही नहीं आता। क्या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आपको कोई फायदा देगा? नो। बट ये जो मेरा स्केल है ये फायदा देगा।
आप मार सकते हैं छोटे भाई को जाके, आज जाके स्केल से मारी मत, सर ने बोला है, और सर का हुक्म सिर आंखों पे, समझ में आ गया? फिर मम्मी ऐसा आंख से देखेंगे और सिर तोड़ेंगे आपका, समझ में आ जाएगा सबको। तो पीपल अंडरस्टूड दिस थिंग। तो कभी भी आपको अगर लग रहा हो कि आपकी दुनिया में वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी यूटिलिटी दिखानी है लोगों को। और ये नहीं जब दोस्त आए चलोगे, हाँ चलो चलो चलो, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी स्कैसिटी खत्म कर, पहले 3 बार नखरा मारिए, 2 बार बहाना मारिए, तब चाहिए, तभी तो फील होगा ना यू आर स्कैर्ड। कोई आया मुंह ढक लग लिए साथ में उसके, कोई औकात होनी चाहिए इंसान की। ठीक, जैसे आपने कभी देखा होगा घर में रिश्तेदार आए, अब जाने का टाइम हो रहा है, आप लपक लिए आगे, क्योंकि मम्मी थोड़ा सीधी सादी टाइप की है, वही एनवलप के चक्कर में वो एनवलप दे रहे मम्मी चालू, इसकी क्या जरूरत थी। अब आपका बीपी बढ़ना चालू, क्या हो गया मम्मी को, इतना समझाओ इतना समझाओ, अरे इसकी क्या, अरे इसकी तो जरूरत थी। और अच्छा अगर ना देके जाए तो क्या बोलेंगे, दलिद्दर आ गए खा गए 4 दिन 5 दिन, ये नहीं कुछ 1100 का लिफाफा देते, हम बच्चों को दे जाते कम से कम। अच्छा बच्चों को दे गए, तुम्हारे लिए कुछ लाए नहीं, हम तो इतना दे के आए थे इनको। अंडरस्टैंडिंग। तो ट्रांसफरेबिलिटी और स्केर्सिटी सब लोग समझ गए बच्चों। तो ये 3 बातें जरूर अपने जीवन में याद रखिएगा, देन ओनली यू विल हैव व्हाट चिल्ड्रन, वैल्यू। तो आपको क्या क्रिएट करना है, अपनी यूटिलिटी। सर कैसे होगा, पढ़ने में तेज हो जाइए, ढेर सारे बच्चे आपके साथ मैग्नेट की तरह चिपकेंगे, भाई ये बता दो, बहन ये बता दो, बस आपकी दुकानदारी चालू। ये तब बताऊंगा, जाओ पहले पिज्जा लेके आओ, समझ में आ गया, जाओ पहले बर्गर लेके आओ। मैं बहुत ये सब कर्मकांड किया हूं बचपन में अपनी स्टूडेंट लाइफ में। देन यू शुड बी स्कैर्स, समझ में आ गया? जैसे जो बच्चा नहीं आता क्लास में, उसी को एब्सेंट का मैसेज जाता है कि सबको प्रेजेंट का जाता है, जो नहीं आता तो वैल्यू उसी की है। फिर जब वो क्लास में आता है उसकी वैल्यू और बनाई जाती है यहाँ पे, 0 से मल्टीप्लाई कर करके। ओके, एंड देन द थिंग शुड बी ट्रांसफरेबल। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो आपके घर में कुछ लोहे का सामान होगा, कबाड़ी उसको 25-30 रुपए किलो में शायद खरीदता होगा, मैंने कभी कबाड़ का बिजनेस किया नहीं इसलिए मेरे को रेट पता नहीं है। बट अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी प्लास्टिक वाली, वो उसके 50 पैसे भी नहीं देगा आपको। कांच वाली बोतल के शायद 1-2 रुपए कुछ शायद मिल जाए, बट जनरली वो भी नहीं मिलते। बट जिस जमाने में कांच की बोतल कोल्ड ड्रिंक की आती थी, उस जमाने में शॉपकीपर 10 रुपए जमा जरूर करवाता था। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम इट हैड वैल्यू। क्यों वैल्यू थी? क्योंकि उसका कंजम्पशन तो था, बट उसका प्रोडक्शन बंद हो चुका था। तो शॉपकीपर बोला भाई टूटेगी तो मेरा नुकसान होगा, इट वॉज स्कैर्स। समझ में आई बात? पक्का? तो मार्क कर लीजिए बच्चों इन तीनों चीजों को, जैसे मैंने एग्जाम्पल देखे आप भी लिख लें। नेक्स्ट, प्राइस का मतलब तो आप समझ ही गए, तो इसलिए इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें इसमें जानना बहुत जरूरी है, देन वी फिनिश ऑफ आवर इकोनॉमिक्स लेक्चर फॉर टुडे। किसी भी गुड या सर्विस की जो मनी एक्सचेंज वैल्यू होती है बच्चों, आप उसे क्या बोलते हैं, कमोडिटी प्राइस। क्या बोलते हैं? कमोडिटी प्राइस। तो मार्केट में आप कोई भी सामान खरीदने जाइए, पेन, पेंसिल, एप्पल, ऑरेंज, व्हीट, सर जहर कहाँ मिलता है? मैं पूछू जहर क्या करोगे? वो पड़ोस वाली आंटी इधर बहुत परेशान करती है, हर दिन आके बैठ जाती, मम्मी खोपड़ी चाट गई पूरी, और सर मम्मी गुस्सा हमारे ऊपर उतरता है फिर, तो सर उनके लिए जहर खरीदना है। ये सब हरकतें मत करिएगा, रहना खाना पीना सब फ्री हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा, ये फ्री में नहीं मिलता। तो इनकी प्राइस को क्या बोलेंगे बच्चों? कमोडिटी प्राइस। क्या बोलेंगे? कमोडिटी प्राइस। समझ में आ गया? बट आपको लग रहा है कि चलो एक जमीन ले लेते हैं किराए पे और वहां पे सर्कस चालू करते हैं, और ढेर सारे वर्कर्स हमें मिल जाएंगे काम करने के लिए। बट बच्चों क्या वर्कर्स आपके लिए फ्री में काम करेंगे? नो, नहीं सर, बहुत लोग मिलते हैं फ्री में काम करने वाले। आप किसी से पूछ लीजिए सड़क पे, तुम्हें थूकना आता है हमारे ऊपर थूको, वो कहेगा पहले 50 रुपए दो, फिर आप बोलिएगा सौरभ के स्टूडेंट को और क्या खा दूंगे फ्री में। और अगर आपने किसी से मनी वगैरह बोरो किया चिल्ड्रन, तो क्या वो आपको ऐसे ही पैसा दे देगा? बिल्कुल नहीं। क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्या कमाना चाहेंगे? प्रॉफिट। तो कीमत चुकानी पड़ती है लैंड के लिए, व्हाट? रेंट। लेबर के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है? वेजेस देना पड़ता है। और कैपिटल जिससे बोरो किया, पैसा लिया, उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको मिलेगा अर्निंग करने का मौका, एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड एज प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? तो झटपट बच्चों इसको मार्क कर लें। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर प्राइस के साथ खत्म होता है। अगले टर्न पे कुछ धमाकेदार चीज बताऊंगा। जब दादाजी आपके बोला करते थे हमारे जमाने में तो 100 रुपए में पूरा घर चल जाता था, बच्चा कह रहा है दादाजी आजकल कैमरा लग गया है मॉल वॉल में। अरे कहने का मतलब
आज घर चलाने के लिए पापा को 50,000 चाहिए। उससे दादाजी झूठ बोल रहे थे, नहीं झूठ नहीं बोल रहे थे, दादाजी बात कर रहे होंगे 1960 की, और अब आ गया है 2024, दाम बढ़ गए चीजों के। इस बढ़े हुए दाम के फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों इन्फ्लेशन। समझ में आ गया? चलिए